हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी गेम में एक 2D गेम में मूवमेंट कैसे ऐड कर सकते हो, आप कैसे अपने प्लेयर को मूव कर सकते हो, जंप कर सकते हो और भी बहुत चीज़ें। और आज की वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आती, क्योंकि इसमें हम लोग सी शार्प लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, तो आप लोगों को मैं एक वीडियो दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, कोड विद हैरी यूट्यूबर नेम की। वो आप लोगों को बता देंगे कि आप लोग कैसे सी शार्प में नॉर्मल कोडिंग कर सकते हो, क्योंकि जो गेम बनाने वाली कोडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है नॉर्मल से। पर अगर आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप, वाइल लूप, ये फंक्शन, ये सब आप लोगों को पता है कि क्या होता है, या फिर आप लोगों को पाइथन लैंग्वेज आती है, तो आप लोगों को वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को इसी वीडियो में मैं सब कुछ समझा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, और कैसे आप लोग अपने मूवमेंट करैक्टर में मूवमेंट ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने एक बेसिक सा सीन बनाया है जिसमें हमारे पास एक प्लेयर है, बैकग्राउंड है, और कुछ मैंने प्लेटफॉर्म बनाया हो जिस पे हमारा प्लेयर चलेगा। तो जो सबसे पहली चीज़ हम लोग करेंगे, तो हम लोग अपने प्लेयर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग प्लेयर में स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। तो प्लेयर में जैसे कि आप लोगों को पता है, और एक बॉक्स कोलाइडर ऐड किया है मैंने, और एक रिजिड बॉडी जिससे उसमें फिज़िक्स आती है। तो सबसे पहले ये, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम लोग अपनी स्क्रिप्ट का नाम लिखेंगे, जो होगी हमारी प्लेयर मूवमेंट वीडी। और मैं ये वीडी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से बहुत सारी मूवमेंट की स्क्रिप्ट बना रखी है प्लेयर्स के, अलग अलग 2D 3D टॉप डाउन में, और ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज रही, इसलिए मैंने वीडी लिख दिया। मतलब वीडी मतलब वीडियो। मुझे पता रहे कि वीडियो के लिए आप लोगों को वीडी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पहली स्क्रिप्ट है, आप सिंपली प्लेयर मूवमेंट लिख सकते हैं, प्लेयर मूवमेंट 2D, और न्यू स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन है कि क्रिएट एंड ऐड, उस पर क्लिक करेंगे। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, और ये हमारी स्क्रिप्ट आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, ये जो स्क्रिप्ट है इस पर आप लोगों को डबल क्लिक करना है। ये इस स्क्रिप्ट को VS स्टूडियो में ऐड कर लेगा। अगर आप लोगों को पता नहीं VS स्टूडियो में कैसे ऐड किया, ओपन किया इसने, तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो का, जिससे आप लोग यूनिटी को VS स्टूडियो में ऐड कर सकते हैं। तो ये अभी थोड़ी देर लोड लेगा। कभी मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम बता देता हूँ, जब आप लोग स्क्रिप्ट पर डबल टैप करते हैं तो आप लोगों को ये स्क्रीन मिलती है, आपकी स्क्रिप्ट ओपन नहीं होती। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को सर्च की ऑप्शन दिख रही होगी, सर्च बार है, यहाँ पर क्लिक करो, और जो आपकी स्क्रिप्ट आपने जिस नेम से बनाई थी वो लिख दो। यहाँ पर आप लोगों को वो फाइल मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर दो, तो ये ओपन कर देगा उसे। तो ये जो है आप लोगों को सामने दिख रहा है, ये बेसिक स्क्रिप्ट होती है एक यूनिटी के गेम डेवलपमेंट की कोडिंग की। तो पहले तो आप लोगों को ये कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, पर मैं आप लोगों को हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये दो लाइंस को इरेज कर देता हूँ, जो सामने आप लोगों को यूजिंग वाली दिख रही हैं, पहली दो लाइंस इनकी, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको हटा दिया। तो ये पहली लाइन यूजिंग यूनिटी इंजन, ये तो सिंपल सी बात है कि यूनिटी इंजन का यूज़ कर रहा है। और ये जो सेकेंड लाइन है इस तो ये जो सेकंड लाइन है, इसका मतलब आप लोगों को समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं आगे जाके बताऊंगा। और ये जो यहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग में दो फंक्शन दिखते हैं, एक है वॉइड स्टार्ट और एक है वॉइड अपडेट। और वॉइड का मतलब होता है ये एक फंक्शन है। तो सबसे पहले ये जो वॉइड स्टार्ट है, इसके अंदर ये जो करली ब्रैकेट है दो, इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो हमारी गेम के स्टार्टिंग में रन होगा। मतलब हम अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूं, तो जब हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं, प्ले का बटन दबाते हैं, तब वो रन होगा। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ लिख के, जैसे जैसे कि मैंने लिखा debug डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो पाइथन के हैं, जो लर्नर है जिन्हें पाइथन आती है। तो debug डॉट लॉग एक फंक्शन है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, अपने जो कंसोल है, यहाँ पर यूनिटी के कंसोल में, यहाँ पर जो ये कंसोल है, इसके अंदर हम लोग कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो हाँ, अगर मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, अगर आप लोगों ने गलती से कोई जो विंडो है
वो डिलीट कर दी या फिर रिमूव हो गई। तो आप लोग से बता रहा था कि अगर आप लोगों ने गलती से कोई भी विंडो जो जैसे कि कंसोल वाली या फिर कोई भी विंडो जो है डिलीट कर दी है, जैसे कि मैं अगर गलती से भी इसको ऐसे क्लोज टैब कर देता हूँ या फिर कुछ भी कर देता हूँ, तो आप लोगों ने वो विंडो दोबारा से लेके आनी है। तो सिंपली यहाँ पर आप लोग को सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे सर्च कीजिए और यहाँ पर कंसोल लिख दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को विंडो दिख रही है, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए और ये विंडो आ गई और इसको क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा कंसोल आ चुका है। तो ये स्टार्ट मेथड क्या करता है, जब भी हम लोग अपने गेम को रन करेंगे तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, वो एक बार रन हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि debug.log hello world। और याद रखना, अगर C# में हम कोई भी अगर कोड लिखते हैं उसके बाद हम लोग उसे एंड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसका मैं नाम भूल गया, तो इसका यूज़ करते हैं, सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, ताकि इंटरप्रेटर को पता लग जाए कि हम लोगों का कोड ख़त्म हो चुका है। और फिर हम लोगों ने ये लिखा और हम अगर जाए तो यहाँ पर, और अगर हम लोग प्ले पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोग देखना कुछ नहीं हुआ। और जब हम लोगों ने पूरा कोड लिख लिया उसे हम लोग सेव करना पड़ता है, फिर Ctrl+S से सेव करो। मैंने Ctrl+S दबाया। और अगर आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपका कोड सेव है या नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर में एक स्टार दिख रहा होगा। ये देखो, जैसे प्लेयर मूवमेंट vd.cs के ऊपर एक स्टार है। अगर वो स्टार है मतलब आप लोगों का जो कोड है वो सेव नहीं है। अब अगर आप लोग Ctrl+S दबाएंगे तो देखो मेरा स्टार चला गया, मतलब मेरा आपको वो कोड ये सेव हो चुका है। तो फिर यूनिटी इस कोड को टाइम लगाएगा, ये अभी यूनिटी इस कोड को प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो सेव हो चुका है यूनिटी में। अगर हम लोग अभी प्ले पर क्लिक करेंगे तो हमारे कंसोल में देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। पर वही अगर मैं यही कोड स्टार्ट की जगह अपडेट में लिखता हूँ, अपडेट वो फंक्शन है जो भी कोड अपडेट में लिखा होगा वो हर एक फ्रेम के साथ रन करेगा। मतलब आप लोगों को बताता हूँ, एक फ्रेम मतलब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कोई गेम 30 चल रही है, 60 FPS पे चल रही है, तो वो FPS का मतलब होगा फ्रेम्स पर सेकंड। मतलब अगर किसी का लैपटॉप 30 FPS पे चल रहा है तो ये जो कोड है हर सेकंड उस लैपटॉप में 30 बार चलेगा, पर फ्रेम चलेगा। अपडेट का मतलब वो है कि उसमें कोई भी कोड जो लिखा होता है वो हर फ्रेम में चलता है। तो अभी मैंने इसे ये अपडेट फंक्शन में कर दिया है। और अगर मैं Ctrl+S दबाऊँ तो ये सेव हो चुका है। और फिर अगर मैं यूनिटी में जाऊँ और यहाँ पर ये थोड़ी लोडिंग लेगा, और अगर मैंने प्ले पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो ये लगातार लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है। मतलब ये हर फ्रेम में लिखते जा रहा है। मतलब ये इन्फिनिटली तक चलता रहेगा जब तक अब ये लैपटॉप क्रैश नहीं हो जाता। तो इसलिए हम लोग इसे बंद कर देते हैं और इसे हम लोग हटा देते हैं। तो अब मैंने बता दिया कि वॉइड स्टार्ट और वॉइड अपडेट का क्या मतलब है। तो अब हम लोग सबसे पहले अब अगर हम लोग अपने प्लेयर को मूव करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले रिजिड बॉडी जो है, हमारा जो एलिमेंट लगा हुआ है हमारे प्लेयर पर, यहाँ पर ये वाला रिजिड बॉडी एलिमेंट, इसे हमें एक्सेस करना होगा थ्रू स्क्रिप्ट में हम इसे एक्सेस करेंगे तो हम लोग अपने प्लेयर को हिला डुला सकते हैं कोडिंग के थ्रू, कोड लिख के। तो उसे एक्सेस करने के लिए सिंपल सा तरीका है, हम लोग अपने कोड में जाएंगे। ये जो है हमारा पब्लिक क्लास प्लेयर मूवमेंट मोनो बिहेवियर के नीचे ये जो हमें करली ब्रैकेट दिख रहा है उसके नीचे कोड लिखना है। हमें लिखना है पब्लिक रिजिड बॉडी 2D, हमारे एलिमेंट का नाम जो यहाँ पर है रिजिड बॉडी 2D। और फिर हम लोग उस एलिमेंट को अपने इस कोड में, अपने इस स्क्रिप्ट में किस नाम से बुलाएंगे। जैसे कि मैंने इस रिजिड बॉडी को मैं लिख दूँगा प्लेयर आरबी। प्लेयर आरबी मतलब मैं इस स्क्रिप्ट में जो रिजिड बॉडी 2D है उसको प्लेयर आरबी कह के बुलाऊँगा। मतलब अगर मैं कोई भी कोड लिखता हूँ प्लेयर आरबी लिख के, मतलब मैं अपने रिजिड बॉडी से बात कर रहा हूँ, या फिर आप लोग कह सकते हो कि हाँ को बोल रहा हूँ ये काम वो काम करने के लिए। और इस पब्लिक का मतलब क्या है, पब्लिक का मतलब है कि हम लोग इस जो कंपोनेंट है
इसको हम लोग तो स्क्रिप्ट से बाहर यानी कि अपने यूनिटी एडिटर में एक्सेस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यूनिटी एडिटर में जाके दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो स्क्रिप्ट है उसके नीचे हमें एक खाली जगह मिल गई है। प्लेयर आरबी के नाम से यहाँ पर एक खाली बॉक्स है। इसमें हम लोग अपने जो एलिमेंट है उस पर क्लिक करेंगे और उसे उठा के यहाँ पर रख देंगे, ये यहाँ पर रख देंगे। अब लोग इसका मतलब ये है कि हमने अपने एलिमेंट का अपने स्क्रिप्ट से कनेक्शन बना लिया है, जिससे हम लोग अब एलिमेंट को, इस एलिमेंट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्क्रिप्ट के थ्रू एडिट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ एक दिखाकर। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कुछ जैसी चीज़ें दिख रही है, जैसे मास, लीनियर ड्रैग, एंगुलर ड्रैग, ग्रेविटी स्केल। अब ये सब हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट से। तो मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट के थ्रू अभी एडिट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपने कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, जहाँ जो है हमारा रिजिड बॉडी। पर स्क्रिप्ट में हमने इसका नाम प्लेयर आरबी रखा है, आप लोग इसकी जगह कुछ भी रख सकते हो, ये हमारी मर्ज़ी होती है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा प्लेयर आरबी कंपोनेंट का नाम। और अब जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ उससे ध्यान से सुनना। जैसे कि अब लोग हम इसका मास चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डॉट, फिर लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, जहाँ पर जैसे कि आप लोग यहाँ पर कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो, वेलोसिटी, ऐड वेलोसिटी, एक्सक्लूड लेयर्स, फ्रीज रोटेशन। ये सब एक तरह के इसने एग्जांपल्स दिए हैं कि इसके ये प्रॉपर्टीज़ है। तो हम लोग प्लेयर आरबी की यूज़ करना चाहते हैं मास। तो मैं मास लिखूँगा, तो यहाँ पे देखो पहले से मास आ गया। तो मैं इसको लिख दूँगा इज इक्वल्स टू, पहले वो 1 था मैंने 5 कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कह रहे हैं प्लेयर आरबी को कह रहे हैं कि वो अपने मास को 1 की जगह 5 कर दे जब हम लोग अपने गेम को स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये है। और जिन लोगों को कोडिंग नहीं पता तो उनके लिए बस ऐसा ही है बेसिक, कि हम लोग प्लेयर आरबी यानी कि अपने कंपोनेंट से बात कर रहे हैं उसके मास से बात कर रहे हैं कंपोनेंट के, और कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू 5 कर दो जब हमारा गेम स्टार्ट हो। और जिन्हें कोडिंग आती है तो उनको पता होगा कि प्लेयर आरबी एक क्लास है और मास उसका एक इंस्टेंस है जिसे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं इससे। जिन्हें कोडिंग आती है, बेसिक आते हैं, उन्हें पता लग गया होगा कि प्लेयर आरबी एक क्लास है और हम इसके इंस्टेंस को एक्सेस कर रहे हैं इससे। तो अब लोग हमने इसे सेव कर लिया। अब हम इसे यूनिटी में जाके देखते हैं। तो ये सेव हो चुका है। जैसे कि अब लोग हम रिजिड बॉडी में देख सकते हैं हमारा जो मास है वो 1 है। जब मैं गेम को स्टार्ट करूँगा तो हमारा मास 5 हो गया ऑटोमेटिकली, और अगर मैं फिर से गेम को बंद करूँगा तो फिर से बंद हो गया। मतलब हम लोग अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू इसके वेरियस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने मास किया, मैं इसका लीनियर ड्रैग भी चेंज कर सकता था, ग्रेविटी स्केल भी चेंज कर सकता था। पहले स्क्रिप्ट में चलते हैं और इसे हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी स्पीड को लिखते हैं। जैसे कि मैंने पहले लिख दिया था फ्लोट, यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले पब्लिक, ताकि हम लोग यूनिटी से इसको एक्सेस कर सके। फ्लोट यानी कि इंटीजर वैल्यू, और फिर हमारा नेम, हमारा स्पीड, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है हम लोग 5 रख देते हैं। और याद रखना सेमी कॉलन हमें हमेशा ही डालना पड़ता है अपने कोड के एंड में। और इस जो मैंने ये जो लिखा इसे हम लोग वो वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। अगर आप लोग पाइथन से आए हो तो आप लोगों को पता है अब हम लोग पाइथन में कैसे कोड लिखते हैं। जैसे कि हमने लिखा a इज़ इक्वल्स टू 5, तो हम लोग ये क्या लिख हो गया, ये तो वैसे लिख हो रहा है। अभी समझ लो हमने कोई भी वेरिएबल बनाया और इसे उसके अंदर कोई भी नंबर स्टोर कर दिया, तो पाइथन में क्या होता है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है ये इंटीजर है, फ्लोट है, कुछ है। पर इसमें हम लोगों को डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, या फिर कोई और वैल्यू है। तो इसलिए मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया पब्लिक, यानी ये हमें यूनिटी में शो होगा। फ्लोट यानी कि एक डेसिमल वैल्यू, और इसका नाम होगा स्पीड, जिसकी हमने इनिशियल वैल्यू 5f रख दी। तो ये हो गया। अब हम लोगों ने इसमें मूवमेंट ऐड करनी है, तो हम लोग वॉइड अपडेट में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हॉरिजॉन्टल मूव,
हॉरिजॉन्टल मूव। अभी आप लोगों को एरर दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसकी डिक्लेरेशन नहीं की है कि ये कौन सा डाटा टाइप है। हम लोग इसे बनाएंगे फ्लोट, और वो क्यों, इसलिए अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ्लोट और इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे इनपुट डॉट गेट एक्सेस रॉ, इसके अंदर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल। अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले फ्लोट हॉरिजॉन्टल मूव मतलब सिंपल सी बात है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल मूव है एक फ्लोट है, इसके अंदर यानी कि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू फिल होगी। तो इनपुट डॉट गेट एक्सेस रॉ एक कमांड कह सकते हो, या फिर आप लोग कोई भी फंक्शन कह सकते हो, जिससे क्या होगा क्या कि अगर आप लोग अपने कीबोर्ड में कोई स्पेसिफिक बटन दबाओगे तो इसमें दो वैल्यूज़ आएंगी, एक होगी 1 और दूसरी होगी -1। सिर्फ दो वैल्यूज़ ही आएंगी इसके अंदर, या 1 होगी या -1 होगी। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि अगर आप लोग ए डी राइट एरो की और लेफ़्ट एरो की, इनमें से अगर आप लोग ए दबाओगे और लेफ़्ट एरो की दबाओगे तो -1 आएगी हॉरिजॉन्टल मूव की वैल्यू, इसके अंदर -1 स्टोर हो जाएगा। और वही अगर आप लोग डी दबाओगे या राइट एरो की दबाओगे तो इसके अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। मतलब इनपुट डॉट गेट एक्सेस रॉ का मतलब कोई भी वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1, और हॉरिजॉन्टल का मतलब ए डी लेफ़्ट एरो की और राइट एरो की में से एक। और फिर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड से, क्योंकि हम लोगों ने स्पीड ऐड करनी है। तो इससे तो अभी कुछ नहीं होगा, हमें सिर्फ वैल्यू मिली है। इससे हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे कि हमारे प्लेयर ने कौन सा बटन दबाया है, ए दबाया है या डी दबाया है, या लेफ़्ट एरो की या राइट एरो की। इससे हम लोग ये डिटेक्ट कर लेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हमारा जो प्लेयर की पोजीशन है, प्लेयर रिजिड बॉडी की पोजीशन, वो हम लोग अपने इस हॉरिजॉन्टल मूव के इनपुट के हिसाब से रख दें। मैं आप लोगों को पहले कोड लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले अपने कंपोनेंट का नाम प्लेयर RB, और यहाँ पर हम लोग उस कंपोनेंट के किस एलिमेंट से बात कर रहे हैं आप लोग समझ सकते हो। एलिमेंट मतलब फिर हम लोग यूज़ करेंगे डॉट, जैसे पहले हम लोगों ने मास से यूज़ किया था, फिर ग्रेविटी स्केल से बात की थी, वैसे आप लोग कह सकते हो ग्रेविटी स्केल की जगह। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे दी थी उसने, यूनिटी ने एग्जांपल भी दिए, ग्रेविटी स्केल इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मूव। यहाँ पर हम लोग ग्रेविटी स्केल की जगह एक न्यू यूज़ करेंगे, वो है पोजीशन। यहाँ पर पहले से उसने शो कर दिया, पोजीशन इज इक्वल्स टू प्लेयर RB डॉट पोजीशन प्लस हॉरिजॉन्टल मूव। हाँ, अब लोगों को यहाँ पर एक एरर दिख रहा है, इसलिए ये मैंने जानबूझकर लिखा ताकि आप लोगों को बता सकूं। और यहाँ पर अगर आप लोग नीचे देखोगे, यहाँ पर जहाँ पर आप लोगों को एरर शो होते हैं VS स्टूडियो के, तो यहाँ पर लिखा है ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेटर ऑपरेंड्स ऑफ टाइप वेक्टर 2 एंड फ्लोट। इसका मतलब ये है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल मूव है, ये है फ्लोट डाटा टाइप, पर ये जो हमारा प्लेयर डॉट RB डॉट पोजीशन है, ये हमारा वेक्टर है, वेक्टर डाटा टाइप। वेक्टर मतलब जिन लोगों ने वेक्टर ज्योमेट्री पढ़ी है मैथ में, उन लोगों को पता होगा एक्स वाई एंड जेड के पोजीशन। पर यहाँ पर हम लोग 2D में वर्क करें तो यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई की पोजीशन होंगी। तो हम लोग दो अलग डाटा टाइप को ऐड नहीं कर सकते। जैसे हम लोग स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर और इंटीजर और फ्लोट ऐसे अलग अलग डाटा टाइप्स को ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जो हॉरिजॉन्टल मूव है, इसे हमें वेक्टर में चेंज करना होगा। उसके लिए हम लोग सिंपल सा लिखेंगे, क्योंकि हमें लोगों ने वेक्टर में चेंज करना, तो पहले लिखेंगे वेक्टर 2। जैसे कि हम लोगों ने फ्लोट लिखा था, वैसे ही वेक्टर एक डाटा टाइप है जो वो दो वैल्यूज़ को स्टोर करता है, एक्स की और वाई की। तो हम लोगों ने पहले वेक्टर 2 लिख दिया। अब इसका नेम लिख देंगे, जैसे आप लोग लिख देंगे न्यू पोजीशन, कि हमारी ये न्यू पोजीशन है, इज इक्वल्स टू पहले हम लोग लिखेंगे न्यू वेक्टर 2, और सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स की पोजीशन होगी हमारी हॉरिजॉन्टल डॉट मूव, और फिर वाई की पोजीशन उसे हम लोग 0 रख सकते हैं, या फिर चलो 0 ही रख लो अभी।
नहीं तो रुको, ट्रांसफॉर्म ये भी तो आप लोगों को समझा ही देता हूँ। डॉट वाई यहाँ पर इसका मतलब ये है, आप लोगों का भी एरर नहीं गया, आप लोगों को मैं भी बताता हूँ। देखो पहले इस कोड ऑफ लाइन का मतलब समझो। जैसे हम लोगों ने फ्लोट बनाया था वैसे ही एक डाटा टाइप है वेक्टर 2, जिसमें एक्स वाई पोजीशन स्टोर होंगे, और उसका नाम हमने रख दिया न्यू पोजीशन। न्यू पॉज मतलब न्यू पोजीशन, और उससे हम लोग उसकी वैल्यू हमने रख दी न्यू पोजीशन। न्यू एक वेक्टर 2 हमने एक न्यू बनाया, ठीक है, जिसके अंदर ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब है कि वेक्टर 2 एक फंक्शन है, उसके अंदर दो आर्गूमेंट्स आते हैं या पैरामीटर, एक एक्स की पोजीशन का जो है हमारे हॉरिजॉन्टल मूव, एक वाई की पोजीशन का जो मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट वाई, यानी कि इस गेम ऑब्जेक्ट की जो वाई की पोजीशन है वो उतनी ही रहेगी जितनी थी इसकी। तो ये है, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मेथड क्या होता है, फंक्शन क्या, मैं आप लोगों को एक बना के दिखाता हूँ। जैसे वॉइड, पहले मैं इसे सही कर देता हूँ ताकि ये एरर शो ना करे यूनिटी में। हाँ अब देखो आप लोगों की ये एरर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो न्यू पॉज है, न्यू पोजीशन है, ये एक वेक्टर 2 है, और वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 2 हो सकता है, तो सिंपल सी बात है। तो मैंने एक वॉइड यानी फंक्शन, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ सम टू नंबर, ये हमारे फंक्शन का नाम है। फिर ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर जो हो हम लोग इस किसी फंक्शन के अंदर ये जो ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स होते हैं इनके अंदर हम लोग आर्गूमेंट्स रखते हैं। जैसे मैंने आर्गूमेंट रख दिया फ्लोट एक्स एंड वाई, फिर कर्ली ब्रैकेट। अब ये क्या होगा कि हमारे पास फ्लोट एक्स है एंड फ्लोट वाई है, यानी कि हमारे पास दो आर्गूमेंट है। अब हम इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे कि हम लोग आर्गूमेंट के साथ करना क्या चाहते हैं। तो मैं सिंपल सा लिखूँगा कि debug डॉट लॉग, और फिर इसके अंदर लिखो एक्स प्लस वाई। सिंपल सी बात है कि हम लोग x प्लस वाई को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन, जैसे कि मैंने फंक्शन लिख दिया। अब फंक्शन तभी वर्क करता है जो हमने खुद ने बनाया हो। मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारा खुद का फंक्शन कौन सा होता है, यूनिटी का फंक्शन कौन सा होता है। जो हमने फंक्शन खुद ने फंक्शन बनाया हो, जैसे मैंने सम टू नंबर मेरा खुद का फंक्शन है, मैंने अभी बनाया, तो उसे हमें कॉल करना पड़ता है यूज़ करने के लिए। और हम लोग कॉल कैसे करते हैं, हम लिखते हैं सम टू, पहले फंक्शन का नाम, फिर और ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स। अब हम लोगों ने ये तो कर दिया, पर यहाँ पर एरर शो कर रहा है क्योंकि इसके अंदर दो आर्गूमेंट्स आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है अभी नीचे एरर में, देयर इज़ नो आर्गूमेंट गिवन दैट कॉरस्पॉन्ड टू द रिक्वायर्ड पैरामीटर एक्स ऑफ प्लेयर मूवमेंट। ये बहुत कुछ लिखा है, इस पर ध्यान मत दो। तो मैं यहाँ पर दो वो बना लेता हूँ, फ्लोट एक्स जिसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 5, और फ्लोट वाई जिसकी वैल्यू रख देता हूँ 5, और यहाँ पर मैं आर्गूमेंट्स में रख देता हूँ एक्स एंड वाई। देखो एरर चल गया। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक यूनिटी के इनबिल्ट फंक्शन होते हैं और एक फंक्शन हम खुद बनाते हैं। अगर आप लोगों ने कोई फंक्शन बनाया और वो वॉइड के साथ वाला जो फंक्शन का नाम है वो अगर येलो कलर का है, जैसे कि हम लोगों ने ये खुद का फंक्शन बनाया तो ये येलो कलर का है, तो मतलब ये है कि वो हमारा फंक्शन है। तो उसे हमें हमेशा कॉल करके बुलाना पड़ेगा जब हम लोग उसे वर्क करवाना चाहते हैं। पर वही अगर वो फंक्शन ब्लू कलर का है, जैसे कि आप लोग अगर अपडेट देखोगे तो ये ब्लू कलर का है, स्टार्ट देखोगे ये तो ब्लू कलर का है, तो ये जो है ये यूनिटी के फंक्शन है, और इसे हमेशा कॉल करना नहीं पड़ता, यूनिटी अपने हिसाब से उसे वर्क करवा देता। मैं आप लोगों को एक और लिख के दिखाता हूँ, जैसे वॉइड ऑन एंटर कोलिजन टू डी, ये भी एक फंक्शन है जो यूनिटी का खुद का है। यहाँ पर देखो ये जो नाम है ये ब्लू कलर का है, मतलब ये यूनिटी का खुद का फंक्शन है, ये यूनिटी अपने आप इम्प्लीमेंट कर देता है जहाँ इसको ज़रूरत पड़ती है। पर ये जो फंक्शन हम बनाते हैं जो येलो कलर का है वो हमें कॉल करना पड़ता है इस हिसाब से। तो आप लोगों को मैं रन करके भी दिखा देता हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को सेव करता हूँ और फिर यहाँ पर चलते हैं। आप लोगों को मैंने पहले फंक्शन समझा देता हूँ एक बार सही से। और अब अगर मैं
प्ले पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया, जो कि हमारा 5 + 5 है ही है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि फ़ंक्शन क्या होता है, वो बना के भी दिखा दिया आप लोगों को मैंने फ़ंक्शन। वैसे अभी भी पहले मैं फ़ंक्शन ही डिलीट कर दूँ पूरा। हाँ, तो वैसे ये जो वेक्टर 2 है, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर x और y के कोऑर्डिनेट्स वाले आर्गूमेंट जाते हैं। x के ये हैं, y के ये हैं। जिन्होंने वेक्टर ज्योमेट्री पढ़ी होगी उन्हें पता है x और y के। तो हम लोग बस यही कर रहे हैं कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल मूव है, इसे हम लोग चेंज करके वेक्टर में बना रहे हैं ताकि हम लोग बाद में इसे ऐड कर सकें। तो हमारे जो प्लेयर आर बी डॉट पोजिशन यानी रिजिड बॉडी की पोजीशन है, उसे हम इक्वल्स टू कर रहे हैं प्लेयर आर बी डॉट पोजीशन प्लस न्यू पोजीशन, जो हमारी न्यू पोजीशन है। तो अगर हम लोग यहीं पर अगर यूनिटी में जाए, प्ले करें तो देखिए क्या ये वर्क करता है। अगर मैं यहीं पर अगर इसे प्ले करूं तो ये वर्क नहीं कर रहा है। और ये क्यों नहीं कर रहा वर्क? तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये लॉन्च हो गया, डायरेक्ट ये लॉन्च हो गया। ये देखो मैं प्ले कर रहा हूँ और ये लॉन्च हो ही जा रहा है, और देखो लॉन्च हो गया। ये एक एरर है, इसको हम लोग सिंपली फिक्स कैसे करेंगे? तो ये जो हमारा न्यू पोजीशन है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अब इसका मतलब ये है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये फ्रेम्स पर सेकंड पर चल रहा है, यानी कि अपडेट अगर किसी के 30 फ्रेम पर सेकंड चल रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई स्वॉर्ड बनाई है या फिर कोई और आर्मर बनाया है जो फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली टूटता है, जैसे कि कोई आर्मर है जो 300 फ्रेम्स पर टूट जाता है, तो अगर किसी के पास लैपटॉप है 30 फ्रेम्स का, तो वो आर्मर उसके लिए 10 सेकंड में टूट जाएगा। पर जिसके पास 60 FPS का लैपटॉप है, उसके लिए वो आर्मर 5 सेकंड में टूट जाएगा बहुत जल्दी। ये जो टाइम डॉट डेल्टा टाइम है, ये इसलिए हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई किया ताकि ये जो है ये रियल वर्ल्ड टाइम के साथ चले, यानी कि 1 सेकंड के हिसाब से चले। मतलब हर एक डिवाइस में एक सही टाइम पर चले, किसी में ज़्यादा, किसी में फास्ट ना हो, किसी में स्लो ना हो। तो हम लोग अभी सेव कर देखते हैं। टाइम डॉट डेल्टा टाइम इसलिए हमने यूज़ किया ताकि जो हमारा फ्रेम्स है वो अफेक्ट ना करे, या फिर हमारे डिवाइस है उसकी जो रैम वगैरह या फिर उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट ना करे हमारी गेम को। तो अगर अब मैं यहाँ पे प्ले करूँ तो ये देखो ग्रेविटी से नीचे गिरा, और जैसे कि हम लोगों ने, जैसे ही मैं अभी यहाँ पे राइट एरो की दबाने वाला हूँ, तो राइट एरो की दबाया तो ये देखो आगे गया। अब मैं लेफ़्ट एरो की दबाऊँगा तो पीछे गया, देखो आगे पीछे जा रहा है। वही अगर मैं ए दबाऊँ तो ये पीछे जाएगा, डी दबाऊँ तो मैं आगे जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर पहले मैंने बंद किया, मैं इसमें आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हॉरिजॉन्टल मूव वो वैल्यू को स्टोर करता है 1 और -1 की। तो ये क्या करता है हॉरिजॉन्टल मूव में, जब हम हर फ्रेम की यूज़ करता है, मतलब हर एक फ्रेम को डिटेक्ट करता है। अगर हम लोगों ने किसी फ्रेम में हम लोगों ने राइट एरो की दबाया तो इसमें 1 आएगा। 1 मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, इसमें हॉरिजॉन्टल मूव में 1 आएगा, पहले यहाँ पर आएगा 1 और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड से जो कि हमारी 5। तो इसकी वह हॉरिजॉन्टल मूव की वैल्यू हो जाएगी 5। तो फिर हम लोगों ने न्यू पोजीशन बनाया जहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 5, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूव की जगह 5 है। तो और ये जो y की पोजीशन है वो वही रहेगी। तो प्लेयर आरबी डॉट पोजीशन में जो प्लेयर की एग्जिस्टिंग पोजीशन है और उसमें न्यू पोजीशन ऐड हो जाएगी, यानी कि 5 ऐड हो जाएगा। मतलब इसकी प्लेयर पोजीशन की x पोजीशन में 5 ऐड हो जाएगा और y पोजीशन में कुछ ऐड नहीं होगा। इसका मतलब ये है। और टाइम डॉट डेल्टा टाइम ने तो हमें परफॉर्मेंस के हिसाब से ऐड किया है कि सब डिवाइस में सेम चले। तो वैसे ही हो रहा है। मैं आप लोगों को एक और बार यूनिटी में जाके दिखाता हूँ। अब ये नीचे गिरा, मैंने जब राइट एरो की दबाया तो जो इसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है जहाँ पर ये खड़ा है उससे 5 स्टेप आगे गया। हाँ देखो जैसे कि जा रहा है। अगर मैं आप लोगों को इंस्पेक्टर में दिखाऊं तो ये देखो इसकी एक्स की पोजीशन है -4
और देखो कम रही है ज़्यादा रही है, और ये टाइम के अकॉर्डिंगली चल रहा है। इसलिए अगर आप लोग 1 सेकंड के लिए दबा के रखोगे तो ये 5 पोजीशन आगे जाएगा, और अगर थोड़े टाइम के लिए दबाओगे उस टाइम के अकॉर्डिंग आगे पीछे जाएगा। मतलब ये हमारा वर्क कर रहा है, आगे पीछे जा रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो होगा हमारा जंपिंग का, कि हम लोग इसे जंप कैसे कराएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि हम लोग बनाते हैं पब्लिक जंप फोर्स रख देते हैं इसका नाम। और ये भी हमारा फ्लोट ही होगा, जिसे हम लोग इक्वल टू रख देते हैं 7 के, रख देते हैं 7 के इक्वल टू। तो हम लोगों ने जंप फोर्स बना दिया। अब हम लोग एक अलग फंक्शन बनाएंगे जंप का। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे void, फिर फंक्शन का नाम हम लोग सिंपली लिखेंगे जंप, और फिर ये जो फॉर्मेट होता है हमारा फंक्शन का नॉर्मल वो लिख देंगे। तो इस जंप फंक्शन में क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें यूनिटी में एक फंक्शन होता है ऐड फोर्स नाम का, हम लोग वो यूज़ करेंगे। जैसे प्लेयर RB डॉट ऐड फोर्स हो गया। इसके अंदर हम लोग, अब ये बात को ध्यान से समझना, जो हमारा जो ऐड फोर्स का ये जो फंक्शन है ये अभी 3D में ऑपरेट कर रहा है। ध्यान से समझना, 3D में ऑपरेट कर रहा है, इसे हम लोगों ने 2D में शिफ्ट करना है। उसके लिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पर न्यू वेक्टर 2 बनाया था, वैसे ही न्यू वेक्टर 2 बनाएंगे, न्यू वेक्टर 2। और इसके अंदर जैसे एक्स एंड वाई की पोजीशन होती है, तो हमारी एक्स की पोजीशन तो हम लोग चेंज नहीं करने वाले, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स लिख देंगे। और जो वाई की पोजीशन है उसे हम लोग अपनी जंप फोर्स रखेंगे यहाँ पर, इसलिए मैं जंप फोर्स लिख देता हूँ, जंप फोर्स। और इसके ऐड फोर्स के अंदर ऐड फोर्स के अंदर 2 आर्गुमेंट्स आते हैं। पहला होता है हमारा कोऑर्डिनेट्स, और दूसरा होता है फोर्स मोड। तो हम लोग फोर्स मोड यहाँ पे लिखेंगे, फोर्स मोड। आप लोग थोड़ा सा जो कोड है, लाइन ऑफ कोड लिखोगे तो यहाँ पर यूनिटी पहले वो दे देता है, रिकमेंडेशन दे देता है, सजेशन कि आप लोग क्या ऐड करना चाहते हो। तो हम लोग यहाँ पर 2D में वर्क करें, तो हम लोग फोर्स मोड 2D यूज़ करेंगे। तो हम लोग पहले इस पर 2 बार क्लिक, और डॉट इम्पल्स क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 मोड होते हैं, एक इम्पल्स होता है, एक फोर्स होता है। अगर यहाँ पर हम लोग फोर्स यूज़ करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने वॉइड तो बना दिया है। अब हम लोगों ने यूज़ करनी है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। मैं आप लोगों को इफ़ एल्स स्टेटमेंट बताता हूँ। आप लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट को एक गेट की तरह समझ सकते हैं, कि अगर वो इफ़ के अंदर, पहले आप लोगों को इफ़ का फॉर्मेट बताता हूँ। पहले होगा, आप लोगों को मैं इफ़ का फॉर्मेट बता देता हूँ, इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है। इफ़, और यहाँ पर एक तो ये यूनिटी, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। इफ़ के अंदर हम लोग इफ़ स्टेटमेंट एक फंक्शन की तरह होता है। सबसे पहले उसे स्टार्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं इफ़, और उसके अंदर देते हैं हम लोग जो हमारे, जहाँ पर हम लोग पैरामीटर देते हैं वहाँ पर देते हैं एक कंडीशन। और अगर वो कंडीशन होगी ट्रू, तो ये करली ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड लिखा हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और वैसे ही एल्स होता है, एल्स जो होता है उसमें पैरामीटर नहीं लगते हैं, उसमें डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होती है। मैं आप लोगों को एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि आप लोग समझ लो, एक सिनेमा हॉल में गए, जहाँ पर सिनेमा हॉल में एक 2 टाइप्स की मूवी लगेंगी। एक होगी 4K मूवी, और एक होगी 144 पिक्सल। तो जिन लोगों के पास
गोल्डन टिकट है वो उन्हें देखने के लिए मिलेगी 4K मूवी, और जिन लोगों के पास नहीं है उन्हें ऑटोमेटिकली दिखा दी जाएगी 44 पिक्सल वाली मूवी। मतलब अगर इफ़ यानी कि अगर कंडीशन होगी, मत कंडीशन यहाँ पर ये है, अगर आपके पास गोल्डन टिकट है तो यहाँ पर आप लोगों को 4K मूवी दिखाई जाएगी। एल्स अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली वो 144 पिक्सल मूवी दिखा दी जाएगी, बिना पूछे बिना कुछ कहे। यानी कि इफ़ वाला कोड तभी इम्प्लीमेंट होता है अगर वो कंडीशन ट्रू हो, और एल्स वाला कोड तब इम्प्लीमेंट होता है जब वो कंडीशन फॉल्स हो, इफ़ वाली। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट इकट्ठे यूज़ करें, हम लोग अकेले इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अकेले इफ़ लिखेंगे और यहाँ पर कंडीशन की जगह हम लोग लिखेंगे इनपुट डॉट गेट की डाउन, और ये एक कोड है जो डिटेक्ट करता है कि हम लोगों ने कौन सी कीबोर्ड में से की दबाई है। इनपुट डॉट गेट की डाउन, और फिर हम लोग चेक करेंगे की कोड, यहाँ पर डॉट हम लोग जंप करने के लिए स्पेस दबाएंगे, और ये हो गया हमारा। और ये जो हो गया तो और जंप। हाँ, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि इफ़ अगर कंडीशन है हमारी इनपुट डॉट गेट की डाउन, अगर इनपुट हुआ स्पेस की, अगर स्पेस की दबाई गई तो जो हमारा जंप वाला फंक्शन है वो प्ले हो जाए। और जंप वाले फंक्शन में क्या होगा, प्लेयर की ही रिजिड बॉडी में एक फोर्स ऐड की जाएगी जो उसकी एक्स की पोजीशन को वैसे ही रखेगी, पर उसकी वाई की पोजीशन को जंप फोर्स के अकॉर्डिंग जो हमारे ऊपर है, जो हम लोग यूनिटी में भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग से चेंज कर देगी। तो इसका मतलब ये है। तो हम लोग इसे सेव कर लेते हैं, और ये है मैंने प्ले किया, और देखो मूवमेंट तो ये पहले से कर रहा था, पर अगर हम लोग अभी स्पेस दबाए तो ये देखो ये जंप किया। हम लोग अगर फिर से इसे प्ले करेंगे क्योंकि वो पहले नीचे गिर गया था, ये देखो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स, उसकी जगह यहाँ पर बस 0 लिख देना, क्योंकि वो कोड लिखने से प्रॉब्लम आ रही थी। और वो प्रॉब्लम क्यों आ रही थी मैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। कि जब लोग हम प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देखो कि इसकी जो वाई की पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कोलाइडर में थोड़ी सी गलती है, इसलिए वो चेंज हो रही है। तो इसलिए ना थोड़ा सा एरर आ रहा था वाई की पोजीशन चेंज करने में। बस आप लोगों ने कुछ नहीं करना, कोड वही है, बस यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स की जगह 0 कर देना है। और फिर अगर आप लोग सेव करके प्ले करोगे तो जैसे कि आगे पीछे तो ये पहले से हो रहा था, और अगर हम लोग स्पेस दबाएंगे तो ये देखो जंप, ये देखो जंप कर रहा है, और ये ऊपर गया, और ये ऊपर गया। और हम लोगों ने ये सब वेरिएबल जो है हम लोगों ने क्या कहते हैं पब्लिक इसलिए कि ताकि हम लोग यहाँ से इसको एक्सेस कर सके। जैसे अगर मैं इस जंप को 4 करता स्टार्टिंग में, तो और मैं देखता कि मेरी जंप तो छोटी है, मेरे से पूरी जंप नहीं हो रही है, तो मैं बार बार स्क्रिप्ट में जाने की जगह यहाँ पर आके उसे 7 कर देता, यहीं से एडिट कर देता, और उसके अकॉर्डिंग उसकी जंप चेंज हो जाती। जैसे अभी 7 है, इसकी मैंने 70 कर दी और वो लॉन्च हो गया। तो हम लोगों ने जंप भी ऐड कर दिया है। तो यही था आज की वीडियो में, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि आप लोग 2D में कैसे बेसिक मूवमेंट बना सकते हैं। जैसे कि हमारा प्लेयर आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, जंप कर रहा है, एक्सेट्रा। अब ये जो बहुत ज़्यादा बेसिक मूवमेंट है, आप ये आगे एडवांस मूवमेंट सीख सकते हैं, पर ये बहुत ही बेसिक है, आगे पीछे और जंप करना। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो कोड लिखा है मैंने, इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लेयर आर वी डॉट पोजिशन डॉट ये सब जो चीज़ें हैं, प्लेयर आर वी डॉट एड फोर्स ये जो फंक्शन है, या फिर ये जो मेथड है, आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आप लोगों ने एक बार देख लिया तो आप लोगों को सब याद रहेंगे। आप लोग कई बार इनमें से फंसोगे, तो आप लोगों को स्टार्टिंग से आदत डालनी है कि आप लोग इन्हें याद रखो कि कौन सी जगह पर क्या यूज़ होगा। तो मैं इसी के साथ में इस वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा कि आप लोग हमारे
प्लेयर में कैसे बेसिक मूवमेंट ऐड कर सकते हो, जंप की ही आगे पीछे की। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे एनिमेशन ऐड कर सकते हैं हमारे प्लेयर में। सो टेक केयर, बाय बाय।